हाय फ्रेंड्स, मैं रमेश तिवारी मोविशाला ऐप पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आप जान भी रहे होंगे कि हम लोग यहां पर बीपीएससी यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए ऑप्शनल हिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, अध्ययन में हम लोग प्रारंभ करके और कांग्रेस की स्थापना तक पहुंच गए हैं। कल हम लोगों ने पिछले क्लास में कांग्रेस की स्थापना पढ़ी थी और उदारवाद का भी चरण देख लिया था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो उग्रवादी विचारधारा होगा। आप जानते भी होंगे कि कांग्रेस की स्थापना 1885 के बाद 1885 से लेकर 1920 तक का जो दौर था वो उदारवादियों के दौर के रूप में इतिहासकार इसको पढ़ते हैं। एक्चुअल में ये दौर बांटा नहीं गया है, कहीं यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, लेकिन पढ़ने की सुविधा के लिए हम लोग इसको बांट कर देखते हैं। क्योंकि प्रारंभिक समय में कांग्रेस के लीडरों का जो विचारधारा था, जो कार्य पद्धति थी और जो उनकी मांगे थी, वो बहुत उदारता पर आधारित था, अनुनय विनय पर आधारित था, संवैधानिक तरीकों पर आधारित था, जनतांत्रिक तरीकों पर आधारित था। इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, उदारवादी चरण कहते हैं। वो हम लोगों ने पिछली क्लास में देख लिए हैं। अब हमारा जो अगला नेक्स्ट क्लास है वो होगा उग्रवादी विचारधारा, एक्सट्रीमिस्ट उग्रवादी विचारधारा। ठीक है, तो हम इसके संदर्भ में अब अध्ययन करेंगे। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उदारवादी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका मैटर मिल जाता है, लोग पढ़ लेते हैं। अमूमन क्या होता है कि उग्रवाद को लोग इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं, या टीचर भी नहीं पढ़ाता है, किताब में भी कम मैटर मिलता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये मैटर हो जाता है। तो अगर कहीं क्वेश्चन आ गया तो इसको अच्छा से जो तैयार किया है वही लीड ले पाएगा। और ये सब ऐसे पॉइंट हैं, अगर जहाँ पर आप लिख रहे हैं तो इसको अगर लिखते हैं तो आपको लीड लेने का चांस बनता है, क्योंकि ये सब थोड़ा सा इग्नोर बिंदु है। और इतिहास में अगर बहुत बेस्ट करना है, 80% से ऊपर नंबर आपको लाना है, मोर देन 80% नंबर लाना है, तो आपको क्या करना होगा कि जो कठिन वाला चैप्टर है उसको टच करना होगा। ठीक, तो हम उग्रवादी विचारधारा को देखने का काम कर रहे हैं। अब देखिए, मैंने आपसे पहले ही वादा किया है कि इतिहास बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इतने बड़े सब्जेक्टों में बिना फॉर्मेटिंग के, बिना सिनैप्सिस के आप नहीं पढ़ सकते हैं। अगर सिनैप्सिस नहीं है तो लंबा लंबा पैराग्राफ रटते रटते आदमी परेशान हो जाएगा। और दौर क्या आ गया है कि थोड़ा सा सिनैप्सिस के साथ पढ़ें, क्योंकि लास्ट टाइम में आप जब भी पढ़िएगा तो एग्जाम के समय में, लास्ट समय में टाइम नहीं मिलता है रिवीजन करने का, हिस्ट्री खास करके, क्योंकि थोड़ा बड़ा इसका सिलेबस है, बड़ा सब्जेक्ट है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रहे कि हम फॉर्मेटिंग आपको देते हैं, जो क्लास के प्रारंभ में शुरू होता है। हर बिंदु पर हमारा फॉर्मेटिंग होगा। और आप लोगों से यही अनुरोध है कि जितना भी मेरा फॉर्मेटिंग है उसको आप एक जगह नोट कर लें। एक उसके लिए स्पेशल बुकलेट बनाइए, 10-20 पेज में पूरा इतिहास समाहित हो जाएगा। उसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट वहाँ जोड़ सकते हैं आप। स्मार्ट काम कर लीजिए, क्योंकि एक दिन में दोनों पेपर लिखना है, और ऐसी स्थिति में फॉर्मेटिंग बड़ी यूजफुल होगी आपके लिए। ठीक, तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि इसका उग्रवादी विचारधारा का किस किस बिंदु में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी एक पृष्ठभूमि देखेंगे। पृष्ठभूमि में देखेंगे कि आखिर में ये क्या है, क्या इनकी विचारधारा है, क्या इनकी कार्य पद्धति है, हम इसको देखेंगे। ठीक, तो इसकी पृष्ठभूमि क्या है, हमारा पहला होना चाहिए उग्रवादी विचारधारा का। फिर उदय के कारण, आखिर क्या ऐसा कारण है कि उग्रवादियों का उदय हुआ, ऐसा क्या कारण है कि इन लोगों को अपनी विचारधारा में बदलते हुए नए नेताओं की यहाँ पर जरूरत पड़ी कांग्रेस के बैनर तले। आपको इस बात का हमेशा दिमाग में घूमना चाहिए कि भाई पहले दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दादा WC बनर्जी वगैरह, जब उदारवादी लीडर, इतने बड़े लीडर नेतृत्व कर रहे थे, तो आखिर क्या ऐसी परिस्थिति आ गई, क्या ऐसा कारण हो गया कि उग्रवादी विचारधारा, एक नई विचारधारा ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जन्म ले लिया। ठीक है, तो आप उसके उदय के कारण भी देखेंगे। फिर इनकी विचारधारा या कार्य पद्धति की आखिर में ये आए तो कैसे काम किए, भाई परखा जाएगा ना। घर में क्या होता है, जब नया नया शादी होकर आता है तो नई बहू आती है, तो होता अब इसको परखते हैं ये कैसा करती है, पिछले वाली को तो देख लिया गया, तो इनका भी परख होगा, इनका भी जांच परख होगा। तो यही था कि इनकी क्या कार्य पद्धति थी, इसको भी हमको देखना है, यहीं से
क्वेश्चन बनता है। फिर इनका मूल्यांकन भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया जाएगा कि ये कैसा है, अब इनके कार्यों का मूल्यांकन होगा और ये मूल्यांकन हमारा और आपका स्टूडेंट का काम है, टीचर का काम है कि क्या बढ़िया है काम, इनका क्या बुराई है, क्या कमियां हैं, दोनों को लिखे। कभी कभी इनका आ जाता है कि उग्रवादियों के कार्य पद्धति का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आते रहे हैं, कैसे भी आ जाए हमको सब पहलू को छूना है। ये है फॉर्मेटिंग, इसमें इनकी योगदान क्या है मूल्यांकन में और इनकी सीमाएं क्या है, इनकी पॉजिटिविटी क्या है और इनकी निगेटिविटी क्या है, हम इसी को विशेष तौर पर देखेंगे। ठीक, तो इतना हम लोग देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम पृष्ठभूमि की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, तो आपको मैंने बताया ही है कि आप लोगों में बहुत लोग नहीं क्लास किए होंगे, तो पिछला वीडियो मेरा देख लीजिएगा। उदारवाद का जो चरण है वो आप लोग पिछला वीडियो में देख लीजिएगा। मैं नेक्स्ट से यहाँ से नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। तो जब कांग्रेस की स्थापना के 20 वर्षों बाद भी जब कोई विशेष राजनीतिक उपलब्धि भारतीयों को नहीं प्राप्त हुई, कोई विशेष रूप से इनको जो राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक बातें थी जो ये चाह रहे थे, भारतीय समाज, भारतीय राजनेता, भारत देश जो चाह रहा था, उनको नहीं प्राप्त हुई, तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि क्या हुआ, एक क्षोभ, एक निराशा हाथ लगती है। यही क्षोभ और निराशा भारतीयों में लगी और इसका परिणाम हुआ कि एक अलग विचारधारा उत्पन्न हुआ जिसको हम उग्रवादी विचारधारा के नाम से, उग्रवादी चेतना के नाम से, एक्सट्रीमिस्ट कॉन्शियसनेस के नाम से जानते हैं। यही उग्रवादी विचारधारा है। इसके लीडिंग एडवोकेट, इसके लीडिंग लीडर जो थे वो 3 थे, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल, ये 3 लीडर थे। ठीक है, तो आपको यहां तक इसको आपको देखिए, अगर बीपीएससी आप दे रहे हैं तो अब 6 क्वेश्चन लिखना है। कितना क्वेश्चन लिखना है? 6 क्वेश्चन लिखना है और 6 पहले 5 क्वेश्चन लिखना होता था एक पेपर में, तो 5 क्वेश्चन को आप अगर 500-600 शब्द में लिखते थे तो भी 3000 शब्द होता था। अब आपको एक समय में 6 क्वेश्चन लिखना है। 6 क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि अगर आप 500 लिख रही हैं शब्दों में तो भी 3000 शब्द हो जाता है, जो कि इसके ऊपर जाना मानव क्षमता के लिमिटेशन से बाहर हो जाता है। और 500 शब्दों में सब कंटेंट डालना, ये भी एक बहुत बड़ा चुनौती है बीपीएससी के सामने। अगर यूपीएससी दे रहे हैं तब तो 250 शब्द में ही आपको सिमटना है पूरे कंटेंट को। इसलिए ध्यान रहे कि फॉर्मेटिंग बहुत जरूरी है और टू द पॉइंट, इंट्रोडक्शन हो, आलोचना हो, मूल्यांकन हो, एकदम टू द पॉइंट होना चाहिए, तभी जाकर आपको नंबर उठेगा। और मेरे फॉर्मेटिंग को जो फॉलो कर लिया, मैं दावा करता हूं कि उनको 75% से ऊपर नंबर मिलेगा। मिनिमम 75% नंबर मैं उठा चुका हूं स्वयं अपने नोट्स से, इसलिए ये टेस्टेड नोट्स है और टेस्टेड मैं पढ़ाता हूं और उसमें 75% से ऊपर का नंबर मिलेगा। बच्चे कहते हैं सर इतिहास में नंबर नहीं उठता। आप कहानी किस्सा लिखिएगा तो थोड़ा ही मिलेगा, आप टू द पॉइंट लिखिए और शब्दों का ध्यान रखिए। ठीक, तो हमने इसकी पृष्ठभूमि का अध्ययन किया। ठीक है, अब हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखते हैं कि पृष्ठभूमि के बाद क्या नेक्स्ट है। तो हम उदय के कारण जाते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था, उदय का इनका कारण। ठीक, उदय के कारण क्या है? ठीक, तो उदय के कारण में आप देखेंगे तो जो उदारवादियों के द्वारा कार्य किया गया था, कहीं न कहीं ये इनके भी उदय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। क्या? उदारवादियों के द्वारा बहुत से योगदान भी उसके उदारवादियों का था, आप जानते भी होंगे, मैंने पढ़ाया भी है क्लास में। उसमें एक तो था कि इसने ब्रिटिश शासन के वास्तविक स्वरूप की पहचान कर दिए थे कि एक्चुअल में ब्रिटिश शासन का वास्तविक स्वरूप क्या है, ये अब भारतीय जनमानस में व्याप्त हो चुका था, इसकी जानकारी भारतीय नेताओं को हो चुका था। तो ये बहुत बड़ा चीज था कि ब्रिटिश शासन के वास्तविक स्वरूप की जानकारी हो चुकी थी। इसमें आरंभिक राष्ट्रवादियों ने आर्थिक राष्ट्रवाद का एक नया विचारधारा लेकर इनके जो स्वरूप था, जो इनका शोषणवादी स्वरूप था, उसका परत दर परत कलेवा, परत दर परत इनकी पन्ना को उखेड़ दिए थे। और जो बातें लेकर कह रहे थे कि हम लोग कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट के लिए यहाँ आए हैं, हम व्हाइट्स मैन बर्डन थ्योरी के अंतर्गत काम करने यहाँ आए हैं, हम
उपयोगितावादी विचारधारा के अंतर्गत काम करने आए हैं, उस सब उन लोगों ने नकार दिया था और कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक स्वरूप शोषण है और सिर्फ शोषण है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो उनका औपनिवेशिक चेहरा था वो उजागर हो गया था। और अब इस बात का जब उजागर हो गया था, कुछ इन हाथ में पॉजिटिविटी नहीं मिली, तो जो उग्रवादी लीडर थे ये सोचे कि अब जो हमें प्राप्त होगा, जो भी प्राप्त होगा वो किससे प्राप्त होगा, वो स्वयं के, अतः स्वयं के प्रयत्नों से ही अपने अधिकारों की प्राप्ति की बात कही गई। अब ये लगने लगा था कि अब अन्य विनय क्षमा याचना दया से कुछ न मिलने वाला है, अब जो भी मिलेगा स्वयं के प्रयत्न से मिलेगा, इसलिए हम स्वयं प्रयत्न करेंगे, उसमें अपना अलग फंडा, अपना कार्यक्रम अलग लेकर आएंगे। तो एक उनके अंदर एक आरंभिक राष्ट्रवादियों के द्वारा जो उनके वास्तविक स्वरूप था, जो वास्तविक औपनिवेशिक स्वरूप था, उसको उजागर कर देना एक इम्पोर्टेंट बात थी। और दूसरा, अब इनको ये विश्वास हो गया था कि दूसरे के भरोसे, दूसरे के सहारे, अनुनय विनय के सहारे, शालीनता के सहारे हमको यहाँ पर स्वतंत्रता नहीं मिलने जा रही, हमें किसी प्रकार का कुछ भी फायदा नहीं मिलने जा रहा। अतः इन लोगों को विश्वास हुआ कि अब स्वयं इसके लिए कुछ प्रयास किया जाए। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट कारण था, अवधारणा, और ये महत्वपूर्ण कारण बना। ठीक है, दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण बना कि वही वो समय है, आप देखिएगा 1907-8 के लगभग, जब तिलक जी पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। और इसके परिणाम क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारतीय जनता में आक्रोश उत्पन्न होना शुरू हो गया था। ठीक है, उग्रवादी नेता इस आक्रोश को भुनाने में, जनमानस के साथ जुड़ने में और अपने साथ उनको जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। ठीक है, और उग्रवादी चेतना के प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका ये घटनाक्रम निभाया था। ठीक है, फिर एक महत्वपूर्ण चीज थी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। मैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ा चुका हूँ, इसलिए पहला टॉपिक में पढ़ाता हूँ जब भी, तो समाज सुधार आंदोलन पढ़ाता हूँ। समाज सुधार आंदोलन ने 2 चरण पर काम किया था। एक तो भारतीयों में राष्ट्रवाद की चेतना का प्रसार किया था, अपने भविष्य, अपने पास्ट के प्रति उनके में अंदर, भारतीय जनता के अंदर क्या किया था कि आत्मविश्वास की चेतना जगाई थी। उनने इस बात को सिद्ध कर दिया कि जो हमारा पास्ट है वो बहुत गौरवशाली रहा है, हमारा जो पास्ट है वो बहुत ग्लोरियस रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन लोगों की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी जिसको इन लोगों ने अपनाने का काम किया था उग्रवादियों ने। उग्रवादियों में जिसमें कुछ स्टेटमेंट है जिसके माध्यम से हम जस्टिफाई करेंगे। जिसे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने भारतीयों में आत्मविश्वास पैदा किया। ठीक, विवेकानंद ने कहा कि लंबी से लंबी यात्रा अब समाप्त होती है, लंबी से लंबी यात्रा अब समाप्त होती दिखाई पड़ रही है, अतः हमारी मातृभूमि गहरी नींद से जाग रही है। इनके कहने का मतलब ये था कि हमारी जो मातृभूमि है, जो कि उसको लग रहा था कि सो गई है, हम सुसुप्त चेतना में चले गए थे, अब हम जागृत अवस्था में आ रहे हैं, हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, हम हक की लड़ाई लड़ेंगे, हम लड़कर ले लेंगे। यही इनका कहने का मतलब था। उसी तरह अरविंद घोष का आप जानते होंगे कि एक किताब आई थी, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड मैन। उसमें उन्होंने भारत का तस्वीर बनाया था और भारत के तस्वीर को जंजीरों में जकड़ा हुआ दिखाया था और दिखाया था कि किस तरह से भारत माता जकड़ी हुई है। तो इस प्रकार से ये लोग भी उनके उग्रवादियों को एक प्रेरणा दे रहे थे कि किस तरह से हमें अपनी लड़ाई लड़ना है। तो इन लोगों का स्टेटमेंट भी बड़ा कारगर साबित हो रहा था। ठीक है, ये मैं लेक्चर में ही बता दिया। अरविंद घोष ने कहा कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का श्वास है, और जो आर्य समाज भी इसी प्रकार की बात कर रहा था। वो बोले थे कि स्वतंत्रता क्या है, हमारे आर्य समाज की, हमारे समाज की श्वास है। जबकि उदारवादी लोग, मैं उग्रवाद और उदारवाद में अंतर भी पढ़ाऊंगा अभी, उदारवादी लोग ये चाह रहे थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर बनी रहे, लेकिन ये लोग चाह रहे थे, जो उग्रवादी लीडर थे ये चाह रहे थे कि यहाँ से चले जाएं। ठीक, तो इस प्रकार से ये भी एक इम्पोर्टेंट बात थी। तो दूसरी तीसरी जो महत्वपूर्ण घटना थी ये यही थी समाज सुधार आंदोलन का। ठीक है, इसके बाद से जो इम्पोर्टेंट घटना है वो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। अगर कहीं कंफ्यूजन है तो आप लोग जो भी लाइव हैं वो सवाल कर सकते हैं। उनका सवाल आ सकता है कि नहीं संजय?
सवाल आ सकता है ना जो भी लाइव है उसका? हाँ तो ठीक है, सवाल जिसको कुछ भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो तैयारी करने से लेके किसी भी प्रकार से, तो वो सवाल आप पूछ सकते हैं, पर सब्जेक्ट से संबंधित हो या अन्य भी। ठीक, एक महत्वपूर्ण इनके उदय के कारण में एक महत्वपूर्ण चीज थी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। उस समय विश्व में भी कुछ ऐसा घटनाक्रम चल रहा था जो भारत के लीडरों को प्रोत्साहित कर रहा था, खास करके उग्रवादी स्वभाव के जो लीडर थे उनको ये चीजें प्रभावित कर रही थी। ठीक, जैसे 1896 ईस्वी में इथोपिया ने इटली पर आक्रमण करके उसको पराजित कर दिया। इथोपिया ने 1896 ईस्वी में इटली को पराजित कर दिया। इथोपिया एक बहुत छोटा कंट्री है और उस समय इटली एक बड़े शक्तियों के रूप में अपना स्थान बना लिया था। ठीक, तो ऐसी स्थिति में इथोपिया जब इटली को हरा दिया, फिर उधर 1905 ईस्वी में रूस जापान युद्ध हो जाता है। 1905 ईस्वी में कहाँ हो जाता है? रूस जापान युद्ध। रूस जापान युद्ध हो जाता है। तो रूस जापान युद्ध में रूस इतना बड़ा कंट्री, आज का जो CIS है वो 12 कंट्री उस समय रूस के अंतर्गत आते थे, उसकी सोवरेंटी के पार्ट थे। उतना बड़ा कंट्री को जापान हरा दिया। इससे दो बातें उभर कर आई। एक तो यह है कि बहुत बड़ा, बहुत शक्तिशाली होना कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जीत ही जाएं। दूसरी चीज़, यूरोपियों की एक अवधारणा बन चुकी थी कि ये अपराजित कंट्री है, या अपराजित देश हैं, ये लोग बहुत टेक्निकली और अन्य प्रकार से मजबूत हैं, सैनिक रूप से भी मजबूत हैं। ये दोनों धारणा यहाँ पर टूटती हुई दिखाई दी। ये भारतीयों के मन में भी आत्मविश्वास, ऊर्जा से भर दिया कि हम भी यूरोपियों को यहाँ से भगा सकते हैं। एक मुट्ठी भर यूरोपीय इतना बड़ा देश में 32 लाख, उस समय तो पाकिस्तान, बर्मा और अफगानिस्तान भी हमारे, बांग्लादेश भी हमारे ही देश के अंदर था। तो इतने बड़े कंट्री के अंदर मुट्ठी भर यूरोपियों को भगाना आसान है। इसके लिए इन लोगों ने भी तत्परता और दिखाई और अपनी विचारधारा में उग्रता लाकर इनको भगाने का प्रयास जारी किया। ठीक, तो इस प्रकार से ये भी एक इम्पोर्टेंट घटनाक्रम है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। ठीक, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट घटनाक्रम और है वो है कर्जन की नीतियां। क्या है? कर्जन की नीतियां। जानते ही होंगे कि 1905 में कर्जन की नीति प्रतिक्रियावाद का चरम परिणति थी। 1905 में ही बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन कर्जन के द्वारा कर दिया गया था। उसके पहले भी कर्जन ने कई ऐसे प्रतिक्रियावादी नीति लेकर आए थे जिससे भारतीय नाराज चल रहे थे और वो कहीं न कहीं एक क्षोभ, एक निराशा की अवस्था में प्रतिक्रियावादी बन रहे थे। जैसे देखे होंगे कि कलकत्ता नगर निगम 1899 में पास किया गया। इस अधिनियम के तहत ये हुआ था कि भारतीयों की संख्या को सीमित कर दिया गया था। नगर निगम में भारतीयों की संख्या सीमित कर दी गई थी। ठीक, उसी प्रकार से 1904 में गोपनीय कानून के माध्यम से प्रेस की स्वतंत्रता सीमित कर दी गई। ठीक, क्या कर दिया गया? प्रेस की जो स्वतंत्रता थी वो सीमित कर दी गई थी। इससे भी भारतीय लोग नाराज थे। रहा सहा कसर बंगाल विभाजन ने पूरा कर दिया। ये सब कारण, घटनाक्रम एक तरफा भारत में उग्रवाद के उदय का कारण बनते हैं। जितना मैंने गिनाया, अगर इसमें से आप 10-10 लाइन भी लिख देते हैं, हर बिंदुवार आप लिख देते हैं, तो आपका आंसर पूरा हो जाएगा। ठीक, तो ये था इतना इनका कारण। ठीक, अब कारण के बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है? ये भी विचारधारा एवं कार्य पद्धति। आपको जो मैं फॉर्मेटिंग शुरू में दिखाया था उसमें क्या था? विचारधारा एवं कार्य पद्धति, यही इनकी है। अब ये किस प्रकार से कार्य कर रहे थे उसको भी आपको देखना होगा। ठीक, तो इनकी कार्य पद्धति में मुख्य रूप से आप देखिएगा तो यही है कि जो मुक्ति के प्रयास थे वो अब स्वयं के द्वारा किया जाना इनके विचारधारा में आ गया। इनके कार्य पद्धति में, चूंकि इनको ये विश्वास हो चुका था कि अब अनुनय विनय से, याचना पत्र देने से, संवैधानिक सुधार की मांग करने से भारत का उद्धार नहीं होने वाला है।
ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर ये लाइन आप लिखते हैं कि मुक्ति स्वयं की प्रयत्नों से होगी, इसके लिए त्याग एवं बलिदान आवश्यक है, एक लाइन से ही एग्जामिनर जान जाएगा कि लड़के की बहुत गहराई से पकड़ है, इसका अप्रोच एवं कॉन्सेप्ट दोनों बहुत अच्छा है। ठीक, और ये बहुत पढ़ने के बाद हम लोगों को भी समझ में आता है, इसीलिए ये सब लाइन में अलग से जोड़ता हूँ। ठीक है, जो ये सब क्लास नोट्स में ही देता हूँ मैं। आप देख भी रहेंगे कि पेन से अलग मेंशन किया हुआ है। ठीक है, फिर ये जो उदारवादी लीडर थे, जो आम जनता के शक्ति पर भरोसा नहीं कर रहे थे, जन आंदोलन की तरफ अभी अग्रसर नहीं होने की बात कर रहे थे, यहाँ पर ये उलट जाता है और आम जनता की शक्ति पर बल देना प्रारंभ कर दिया जाता है तथा उनको आंदोलन में शामिल करना, अपने कार्यक्रमों में शामिल करना, इनके कार्य पद्धति का एक भिन्न अंग बन जाता है। किसके? उग्रवादियों के। ठीक, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इनके कार्य पद्धति किस प्रकार से बदलती हुई नजर आपको आ रही है। ठीक है, फिर इस क्रम में आप देखे होंगे कि इन लोगों ने अपना नारा भी दिया अलग अलग तरीके से। जैसे तिलक जी ने कहा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। ये डिटर्मिनेशन दर्शाता है। दरअसल ये तो पीटी में और मेंस में पूछे जाने वाला क्वेश्चन भर नहीं है। आपसे एग्जामिनर इंटरव्यू में पूछ भी सकता है कि इसका मीनिंग क्या निकल रहा है। तो ये दर्शाता है कि ये डिटर्मिनेशन दिखाता है, आपका निर्णय क्षमता दिखाता है कि स्वराज इज माई बर्थ राइट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। कैसे लेंगे उसके लिए कार्य पद्धति उनका था। ठीक है, जो हम लोग देखेंगे उनका। ठीक, अब उसके बाद से कार्य पद्धति में अन्य भी चीजें थी जिसको कि हम देखते हैं। आपको सामने ही पढ़कर सुनाता हूं मैं, ये अच्छा रहेगा कि आप लोगों को समझ में। जिसे तिलक ने उदारवादी राजनीति की आलोचना करते हुए कहा था, मैं बोला ना कि जन आंदोलन को जोड़ने के लोग बात कर रहे थे, उसी संदर्भ में इन्होंने कहा था कि हमें छुट्टियों में साल में 1-2 बार मनोरंजन की तरह अगर इकट्ठा होंगे, मिलेंगे, तो इससे कांग्रेस की और देश की भलाई नहीं होने जा रही है। या हम वर्ष में 1 बार मेढकों की तरह टर्राएंगे तो उससे भी नहीं। एक्चुअल में ये आलोचना कर रहे थे उदारवादियों की और अपनी कार्य पद्धति भी इसी में ये शामिल कर रहे थे। कारण कैसे? क्योंकि जो भी उदारवादी बड़े लीडर थे शुरू के, वो लोग हाईली एजुकेटेड थे, अपने अपने क्षेत्र के बड़े सफल व्यक्ति थे। और कोई वकील था, कोई पत्रकार था, कोई डॉक्टर था, कोई व्यवसायी था। ये लोग अपना व्यवसाय में ही ज़्यादा समय बिताते थे। साल में 1-2 दिन 4 दिन कॉन्फ्रेंस करते थे, फिर अपना मीडियाबाजी किए, कुछ भी किए, फिर चले गए। इस तरह से स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती थी। इसी पर ये कुटारा घात किए हुए हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आप इसको देखेंगे। ठीक, इनके कार्यक्रमों में बहिष्कार एवं स्वदेशी पर विशेष बल दिया गया था। पहली बार इन्हीं लोगों ने स्वराज, स्वदेशी तथा बहिष्कार की बात की थी। बहिष्कार किसका? विदेशी वस्तुओं का। स्वराज यानी कि अपना देश, अपना शासन, गृह शासन, भारत का शासन, भारतीयों के द्वारा शासन, ये इनके स्वराज का। ठीक है, और स्वदेशी, स्वदेशी में कि भारतीय वस्त्रों का, भारतीय सामानों का अधिक से अधिक उपयोग हो, ताकि जो लोग, जो हमारी अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है, जो अर्थव्यवस्था टूटी हुई है, चाहे हैंडीक्राफ्ट हो, चाहे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, वो सुदृढ़ हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से इन लोगों ने किया। ठीक, इसके अलावा इन लोगों ने धरना, प्रदर्शन, अन्यायपूर्ण कानूनों का उल्लंघन करना इत्यादि अपने कार्य पद्धति में शामिल किए थे। क्या क्या किए थे? जिसे धरना प्रदर्शन करना, असहयोग करना, कानूनों, जो अन्यायपूर्ण कानून हो उसका उल्लंघन करना इनके कार्य पद्धति में शामिल था। ये लोग प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र आदि देने के साधनों पर विश्वास नहीं करते थे। ठीक, तो इस प्रकार से इन लोगों ने इस प्रकार से अपना कार्य करने का कार्य किया था। ये इनकी कार्य पद्धति थी। इसमें है भी उग्रवादियों ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एवं स्वदेशी पर बल दिया, साथ ही आत्म सहायता एवं राष्ट्रीय शिक्षा पर भी बल दिया। इन लोगों का यही था कि राष्ट्रीय शिक्षा जो है उसको बढ़ावा दिया जाए। ठीक, तो ये इनका कार्य पद्धति था। अब हम इनका योगदान देख लेते हैं कि इनका योगदान क्या क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे कभी भी योगदान पूछा जा सकता है। चूंकि ऑप्शनल हिस्ट्री में योगदान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिना योगदान के उनका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो उग्रवादियों की क्या योगदान है,
उग्रवादी विचारधारा ने राष्ट्रीय आंदोलन को आम जन तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया। सबसे बड़ी बात मैं शुरू में ही बताया कि ये लोग आम जनता के शक्ति में विश्वास करते थे और आंदोलन को जनता तक पहुंचाकर उनको आम जनता को आंदोलन में शामिल करना, जोड़ना जानते थे। यही उनका मुख्य उपलब्धि था। स्वाभाविक बात है कि कॉमन पीपल्स जब तक नहीं जुड़ेगा कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो पाएगा। और इस बात को शुरू के लीडर नहीं समझे, या समझे होंगे तो पता नहीं जोड़ने का प्रयास नहीं किए वो लोग। यहाँ पर इनका बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आंदोलन ने राजनीतिक संघर्ष की एक नवीन पद्धतियों को लोकप्रिय बनाया। वस्तुतः संघर्ष की पद्धति में बहिष्कार, स्वदेशी पर अन्यायपूर्ण कानूनों का उल्लंघन जैसे विचारों को अपनाकर उसे लोकप्रिय बनाया। इस तरह गांधीवादी आंदोलन की पद्धतियों को यहाँ देखा जा सकता है। ये भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक, कि राजनीतिक संघर्ष की पद्धतियों को इन लोगों ने एक नवीन स्वरूप प्रदान किया और बहिष्कार एवं स्वदेशी पर बल दिया। अन्यायपूर्ण कानूनों का उल्लंघन करना, उसको तोड़ना, इन लोगों ने अपने कार्यक्रम में शामिल किया। ये सब इन लोगों का विशेष योगदान है। ठीक, उसके बाद सांस्कृतिक क्षेत्र में भी इन लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, क्योंकि इन लोगों ने अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए सांकेतिक राजनीति के भी काम किए थे। जैसे शिवाजी महोत्सव, गणेश महोत्सव किसके द्वारा शुरू किया गया था? तिलक के द्वारा किया गया था। ये सब सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो ये भी एक सांस्कृतिक चीज़ें उभर कर सामने आई थी जो उपलब्धि के रूप में आम जनता इसको ले रहा था। ठीक, तो ये यहाँ पर महत्वपूर्ण। ठीक है, अब इनकी सीमाएं क्या हैं, आपको इनकी सीमाएं देखा जाएगा। तो कैसे इनकी सीमाएं, क्या क्या इनके अंदर कमियां फिर भी रही, तो कमियां क्या थी वो भी मैं बता दिया। अभी जस्ट बताया था कि उग्रवादी नेताओं ने धार्मिक प्रतीकों पर बल दिया था। ठीक, ये लोग देखिए, इंटेंशन इनका पूर्ण रूप से राष्ट्रवादी था, समाज को लेकर जोड़कर चलने का था, लेकिन प्रतीक की राजनीति में एक कमी होती है। प्रतीक के राजनीति में जब भी आप किसी कास्ट की या धर्म विशेष के लोगों को प्रतीक बनाएंगे तो दूसरे लोग थोड़ा सा चिढ़ते हैं, नाराजगी जाहिर करते हैं। उसमें एक चीज़ और होता है कि कुछ प्रतिक्रियावादी लोग होते हैं, जैसे अंग्रेज यहाँ पर प्रतिक्रियावादी था, उस सबसे कमज़ोर कड़ी को हवा दे देते हैं, उसको भुनाने का कार्य कर लेते हैं। ठीक, यही बात यहाँ पर हुई। इस आधुनिक राजनीति से जोड़कर इसको आप देखिएगा क्या है। उग्रवादी नेताओं ने धार्मिक प्रतीकों पर बल दिया, जैसे तिलक ने शिवाजी महोत्सव मनाया, गणेश महोत्सव, रक्षाबंधन और गंगा स्नान आदि इन लोगों के कार्यक्रमों में था। अब सामूहिक रूप से रक्षाबंधन मनाया जा रहा है, एक दूसरे की कलाई पर लोग रक्षा बांध रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, भाईचारा बढ़ाने का प्रयास था। सामूहिक रूप से हुआ कि आज हम गंगा स्नान करके अपने कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे, तो एक प्रतीक था लोगों को जोड़ने का। लेकिन कुछ प्रतिक्रियावादी लोगों को ये लगा कि ये संप्रदाय एक धर्म विशेष को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो सांप्रदायिकता की बात उभर कर वहाँ पर आने लगी। ये एक लिमिटेशन है, एक कमियाँ है। ठीक है, उग्रवादी नेताओं का उदारवादियों से वैचारिक मतभेद इतना बढ़ गया था कि 1907 में सूरत विभाजन हो गया। ये भी एक डिमेरिट है। सिद्धांत की लड़ाई इस स्तर तक चली गई थी उग्रवाद और उदारवादियों के बीच में कि 1907 जाते जाते कांग्रेस का विभाजन हो गया। और जब कांग्रेस का विभाजन हो गया तो मूल उद्देश्य से कुछ दिन के लिए राष्ट्रीय आंदोलन भटकने लगा और निष्क्रिय भी हो गया था। इसका अंग्रेजों ने लाभ उठाया और ये निष्क्रियता कब जाकर और पूरी हुई, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जब कांग्रेस का एक फिर समझौता हो गया नरम दल और गरम दल के बीच में। तब तक का जो दौर था वो आंदोलन को कमजोर करने का भी दौर के रूप में जाना जाता है, जो उग्रवाद के उत्पन्न होने के कारण हुआ था। क्योंकि अब लड़ाई विचारधारा की हो गई थी, दो धड़ा कांग्रेस की हो चुकी थी, एक तरफ थे उग्रवाद, एक तरफ थे उदारवाद। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे तो कांग्रेस विभाजन के रूप में भी इन लोगों का योगदान है, सीमाएं इनका निर्धारित हो जाता है। ठीक, इस प्रकार से इनकी दो महत्वपूर्ण कमियां थी जिसको हम लोगों ने देख लिया। अब आपको कोई भी दिक्कत हो जो भी हमारे क्लास में है तो आप क्लास क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक, इतना हम लोगों ने देख लिया। क्या क्या देखें, पृष्ठभूमि देख लिए, उदय के कारण देख लिए, उग्रवादी विचारधारा के उदय के क्या कारण थे, विचारधारा कार्य पद्धति देख लिए कि किस प्रकार से वो कार्य कर रहे थे,
और मूल्यांकन भी देख लिए, इसमें योगदान क्या है उनकी, उनकी सीमाएं क्या है। अगर आप इतना लिख देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि एक भी इसमें से फैक्ट, इसमें कॉन्सेप्ट का पहलू छूटा हो। निश्चित रूप से 75% से ऊपर आपको नंबर मिलेगा, चाहे जीएस हो चाहे सब्जेक्ट ऑप्शनल हो। एक खास करके मैं ऑप्शनल के लिए आप लोगों को इतना गहराई से पढ़ाया हूँ। ओके, अभी क्लास चलता है, सुबह करना।